नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लॉ एपीओ रेलवे। आज आप लोगों को एपीओ एग्जाम का जो अगला चैप्टर है फंक्शंस एंड रोल ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मैंने बोला कि आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानना है कि पर्सनल डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, पर्सनल डिपार्टमेंट का क्या रोल है, या पर्सनल डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया है, और पर्सनल डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है। आज उसी पे मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने एक कहावत या समझिए, आपने कहीं न कहीं कोई बोली सुनी होगी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उसी प्रकार से रेलवे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल डिपार्टमेंट हर क्षेत्र में रहेगा। जहाँ पर भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की फैमिली है, एम्प्लॉय या रेलवे या समझिए उस ऑर्गेनाइजेशन का कहीं भी रोल है, एक थोड़ा सा भी रोल है, वहाँ पर पर्सनल डिपार्टमेंट का रोल है। पर्सनल डिपार्टमेंट का हर स्तर पे रोल है। क्यों? क्योंकि हम मानव से खेलते हैं, उनके साथ कोई दिक्कत हो, कोई समस्या है, हम उनको हैंडल करते हैं। जहां पर भी हमारा कर्मचारी है, हम वहां पर हैं। एक कर्मचारी है, उसकी घर की कोई समस्याएं हैं, कंप्लेन होती है, वहां पर भी पर्सनल डिपार्टमेंट का रोल है कि भाई यदि कर्मचारी सुखी नहीं रहेगा, कर्मचारी के दिमाग में टेंशन रहेगी, कर्मचारी सही से काम नहीं कर पाएगा, तो सीधी सी बात गलती होने की संभावना है। तो उस कंडीशन में भी पर्सनल डिपार्टमेंट, जिसके लिए हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स हैं, वो जाएंगे, उनको समझाएंगे और जो भी हो सकेगा नियमानुसार उनको जो है आराम से हेल्प करेंगे। अब समझते हैं कि पर्सनल डिपार्टमेंट को क्यों बनाया गया था, या पर्सनल डिपार्टमेंट का जो सर्विस IRPS की सर्विस है वो क्यों बनाई गई थी, उसके पीछे रीजन है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए जरूरत है किसकी? मानव की, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। यदि ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो कोई भी संस्था नहीं चल सकती है। ह्यूमन रिसोर्स कौन लाएगा? उस संस्था के लिए कौन लाएगा, कहां से लाएगा, वो किस प्रकार के होने चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि हर तरह से अलग अलग, मतलब किसी को उठा के ले आए और आपने जो है काम करवाना शुरू करेंगे, नहीं। मतलब कहने का कि कोई भी संस्था है, उसको चलाने के लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, मानव की जरूरत पड़ेगी, मतलब कहने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। उस ह्यूमन रिसोर्स को संस्था में लाने की प्रक्रिया, जैसे कि एग्जाम करवाना, पहले तो आप नोटिफिकेशन निकलवाएंगे, एग्जाम करवाएंगे, एग्जाम करवाने के बाद संस्था में लाएंगे, फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने। जब ट्रेनिंग देके एम्प्लॉय बन जाएगा आपका अच्छी तरह से ट्रेंड, फिर आप उस संस्था में काम करने के लिए उसको भेजेंगे। ये जितनी भी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी। कर्मचारी आ गया, नौकरी कर रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है नौकरी कर रहा है, लेकिन जब नौकरी करेगा आदमी, नौकरी किस लिए करता है? पैसे के लिए, सैलरी के लिए, स्टेटस के लिए, ठीक है। जब सैलरी उसको कौन बना के देगा? पर्सनल डिपार्टमेंट। ये जो भी बनाएगा उसका रोल जो है पर्सनल डिपार्टमेंट का ही रहेगा। सैलरी बना के देगा कर्मचारी को, सैलरी मिलेगा तो कर्मचारी स्टेटस भी चाहिए। स्टेटस मतलब उसका प्रमोशन करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी पर्सनल डिपार्टमेंट की है, ठीक है। अब इस बीच में मान लीजिए कर्मचारी के साथ कोई आपसी मतभेद होता है या झगड़े होते हैं, मतलब पुलिस केस नहीं, नॉर्मल, तो उस केस को भी सॉल्व करवाना भी पर्सनल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आ जाती है। कर्मचारी एक है और एक प्रशासन है, दो चीजें हैं, कर्मचारी और प्रशासन।
इन दोनों के मध्य तालमेल बनाने के लिए जो हमारी यूनियंस बनाई गई हैं, यूनियंस को ऑर्गेनाइज करना, यूनियंस के मध्य जो भी वार्ता की जानी है, ये यूनियन की जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान भी पर्सनल डिपार्टमेंट के माध्यम से ही होगा। ये पर्सनल डिपार्टमेंट आपका हर तरह से जहां जहां एम्प्लॉय हैं वहां वहां पर्सनल डिपार्टमेंट है। अब कर्मचारी को सैलरी मिलने लगी, कर्मचारी को प्रमोशन मिलने लगा, कर्मचारी की जो समस्या है वो भी सॉल्व होने लगी। जब ये सब चीजें सॉल्व होने, कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे रेलवे में पास मिलता है। ये पास जो है वो भी पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, वो पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा ही दिया जाता है। मतलब इनके एम्प्लॉय भले किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर में काम करते हो, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो पूरी तरह से पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है। उसके अलावा कर्मचारी काम कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, इस सब काम सही नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन होता है, D&R एक्शन। उसमें भी पर्सनल डिपार्टमेंट का रोल है। जो भी चार्जशीट देनी है या किस नियम के तहत देनी है, इस संबंध में पर्सनल डिपार्टमेंट का ही अहम रोल होता है। ठीक है। जब कर्मचारी ये सब चीजें होती हैं तो कोर्ट केस भी होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी आपकी बात से संतुष्ट हो जाएं, जरूरी नहीं कि प्रशासन की बात से संतुष्ट हो जाएं, जरूरी नहीं है कि वो आपसी सहयोग बनाए रहें। इन सब चीज़ों के लिए कोर्ट केस होता है प्रशासन के खिलाफ, तो वहाँ भी पर्सनल डिपार्टमेंट का रोल होता है। पर्सनल डिपार्टमेंट ही रिप्रेजेंट करता है हर चीज़ के लिए कि हमारे खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ इस तरह से कोई भी समस्याएं पैदा न हो, और अपनी बात रखवाने के लिए जिस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करके उसको प्रशासन के पक्ष में अपनी बात रखवाना पड़ता है। कर्मचारी रहेगा तो उसके क्वार्टर की भी समस्याएं हैं, क्वार्टर देंगे। क्वार्टर मेंटेन करना, बनाना, वो जिम्मेदारी किसकी है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। लेकिन कोई कर्मचारी को समस्या वास्तव में है तो कर्मचारी की समस्या है, वहां पर भी पर्सनल डिपार्टमेंट का रोल है कि कर्मचारी को कोई भी समस्या ना हो। कर्मचारी की कोई भी समस्या होती है वो हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर को बोलेगा, वेलफेयर इंस्पेक्टर संबंधित IOW से उसको बोलेगा भाई ऐसी समस्या है, वो लिखित देगा, वो अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के देगा, और जो है उस कर्मचारी की जो समस्याएं मूलभूत हैं, जो उस ग्रुप में या उस कॉलोनी में समस्याएं हैं, उसके बारे में अवगत कराएगा और कोशिश करेगा समाधान इसका हो। कर्मचारियों के बच्चे हैं, कर्मचारियों के बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, कर्मचारी बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इसे हम बोलते हैं अवार्ड। सामान्यतः जो भी फंक्शन होते हैं अवार्ड के रेलवे में, वो पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट का ही रोल है कि सारे फंक्शनों को ऑर्गेनाइज करे और सही तरीके से कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए अवार्ड का फंक्शन करे। उसके अलावा कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमारा जो SBF फंड है, उस फंड से कर्मचारियों को, बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ये भी पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां कर्मचारी है, उनकी फैमिली है, तो वहां वहां पर्सनल डिपार्टमेंट है। पर्सनल डिपार्टमेंट का रोल बहुत ही ज्यादा है। जब कर्मचारी नौकरी कर लेता है, नौकरी के बाद रिटायर्ड होता है, रिटायरमेंट के बाद सेटलमेंट फॉर्म से लेके पूरा उसका पैसा दिलाने की जिम्मेदारी पर्सनल डिपार्टमेंट की है। वहाँ भी पर्सनल डिपार्टमेंट है। यदि कर्मचारी एक्सपायर्ड हो जाता है तो वहाँ पे पूरा फंक्शंस, या समझ लीजिए उसके बच्चे को नौकरी देना है, या जिसे हम लोग CG अपॉइंटमेंट बोलते हैं, या कर्मचारियों को जो सेटलमेंट पेमेंट करवाना है, कर्मचारी कोई समस्या है, तो उस सारी समस्याएं लगभग जो रेलवे संबंधित है वो पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा ही की जानी है। कर्मचारी
के बच्चे को नौकरी मिल गई, ये तो उसके बाद उसकी समस्या है कि हमारा रेलवे एम्प्लॉय बन गया, फिर वो डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट पे आ गया। कहने का मतलब यह है कि रेलवे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों के पैदा होने से लेके कर्मचारियों के मरने के बाद या सेवानिवृत्त के बाद भी पर्सनल डिपार्टमेंट का रोल है। जैसा कि आप लोग एक LIC की जीवन में हो, जीवन के बाद भी जो भी है उसके एक कोटेशन, उसी तरह से पर्सनल डिपार्टमेंट है। कर्मचारी आपके रेलवे में आया नहीं, कर्मचारी बना नहीं, उसके पहले से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कर्मचारी के सेवानिवृत्ति एक्सपायर्ड होने के बाद भी वो प्रक्रिया लगातार पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा चलती रहती है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि पर्सनल डिपार्टमेंट का रोल बहुत ही अहम है, ये आपको मैंने बहुत हल्के और सावधानी पूर्वक उसमें बताया है कि पर्सनल डिपार्टमेंट का क्या रोल है। अभी टेक्निकल में बातें नहीं कर रहा हूं। टेक्निकल जब बातें करेंगे आप तो उसके और ज्यादा हम आंतरिक पर्सनल डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और फंक्शन बताएंगे, उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम समझते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। पर्सनल डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पर्सनल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का डिजिग्नेशन क्या होता है। पर्सनल डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन मतलब गेस्टेड का अलग है, नॉन गेस्टेड का अलग है। ये जितने भी मैंने आपको सेक्शन बताए हैं, जो अपनी मैंने चीजें जो फंक्शन बताए हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट में सब काम के लिए एक अलग सेक्शन होते हैं। उस सेक्शनों के अनुसार ही वो सारे जो सेक्शन हैं वो मैंने वही बोला ना आपसे पिछली वीडियो में कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, उस हिसाब से उसको वेटेज रहती है, उसी हिसाब से फंक्शन काम करता है, उसी हिसाब से हमारा सेक्शन काम करता है। अब हर चीज के लिए है गेस्ट नॉन गेस्टेड में, जैसे आपका जूनियर क्लर्क हो गए, सीनियर क्लर्क हो गए, OS हो गए, चीफ OS हो गए, एक ही हमारी श्रृंखला है अलग से। उसी प्रकार से वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, CLA हमारे अलग हैं। तो कहने वाले अलग अलग जो है पर्सनल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के डिजिग्नेशन है, उस हिसाब से उनका अलग अलग फंक्शन और उनका रोल है। अब हम गेस्टेड की बात करते हैं। गेस्टेड में जो सबसे नीचे का ऑफिसर होता है, जब सबसे छोटा ऑफिसर होता है, उसे बोलते हैं APO, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। वो चाहे ग्रुप A हो चाहे ग्रुप B हो, APO ही कहलाता है, चाहे हेडक्वार्टर में हो चाहे डिवीजन में हो। अब हम डिवीजन के में जब प्रमोट होते हैं APO तो बनते हैं DPO, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। यही DPO यदि हेडक्वार्टर में काम करते हैं तो उनको बोलते हैं SPO, सीनियर पर्सनल ऑफिसर। यदि डिवीजन में DPO प्रमोट होते हैं तो उनको बोलते हैं सीनियर DPO, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। और यही सीनियर DPO हेडक्वार्टर में होते हैं तो इनको बोलते हैं डिप्टी CPO। ठीक है, और जब डिप्टी CPO प्रमोट हो जाते हैं तो आपके जो डिवीजन में इसकी कोई पोस्ट नहीं होती है। सीनियर DPO प्रमोट होते हैं, इनका डिवीजन में कोई पोस्ट नहीं होती है, वो हेडक्वार्टर में पोस्ट होती है, जिनको बोलते हैं CPO, चीफ पर्सनल ऑफिसर, SAG होते हैं। उसके बाद PCPO, HAG, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। PCPO के बाद आपके GM रैंक में आ जाते हैं। ठीक है, GM भी होते हैं, जनरल मैनेजर। और रेलवे बोर्ड स्तर पे एडिशनल मेंबर होते हैं, और उसके ऊपर आपके वर्तमान में DGHR हैं अपेक्स लेवल पे। तो कहने का मतलब, और हर जगह पे इनके डिजिग्नेशन फंक्शन के अनुसार अलग अलग काम करती है। यदि वर्कशॉप में वही ऑफिसर है तो असिस्टेंट वर्कशॉप ऑफिसर या वर्कशॉप ऑफिसर, जो भी है ये वेलफेयर ऑफिसर, कई इनके नाम हैं वहाँ की कार्य प्रणाली के अनुसार। वहाँ पे जहाँ पे फंक्शन करते हैं वहाँ के अनुसार उनके अलग अलग डेजिग्नेशन है, लेकिन जो इस मतलब स्तर है वही है APO, DPO, सीनियर DPO, CPO, PCPO। उसके अलावा अलग अलग जो है GM है या समझिए एडिशनल मेंबर स्टाफ है, DGHR है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है हमारे सब एक
कड़ी जुड़ी हुई है ऑर्गेनाइजेशन की, और आपके जो सबसे जो वर्किंग पोस्ट होती है आपकी जो डिवीजन पे ही काम की जाती है, चाहे एपीओ हो या सीनियर डीपीओ उनके ऊपर होते हैं। पूरी तरह से जो फंक्शनल बॉडी है, जो सबसे ज़्यादा काम करने वाली बॉडी है, जो सबसे ज़्यादा आपके पर्सनल डिपार्टमेंट का वेटेज रहता है, वो यहीं पर रहता है डिवीजन पे ही, क्योंकि मेन एम्प्लॉय कर्मचारी तो डिवीजन पे ही काम करते हैं। उसके ऊपर आपके जो हेडक्वार्टर बॉडी होती है उनका काम पॉलिसी बनाना है। कोई भी समस्या डिवीजन स्तर पे आती है तो उसकी संबंध में पॉलिसी, दिशा निर्देश देना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, और वो काम आपकी हेडक्वार्टर बॉडी करती है, जो कि पीसीपीओ महोदय के अंडर में काम करती है। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको वीडियो बनाया और बता रहा हूं कि पर्सनल डिपार्टमेंट का रोल क्या है, पर्सनल डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा आप और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो विकिपीडिया में IRPS के बारे में सर्च कर सकते हैं, इंडियन रेलवे की वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी जो साइटें हैं इसके बारे में, और एक मैं आपको बता देता हूं, और आपको अच्छी तरह से जानकारी चाहिए। एक IRTPMS.in एक वेबसाइट है, उसमें पूरी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपकी जानकारी बताई गई हैं, आप उसमें भी आप सर्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक किसी न किसी वेबसाइट्स में चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, जो आपको ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो आपको एक निश्चित वेबसाइट में आपको मिल जाएं, जिससे कि आपको भटकना ना पड़े और अच्छी तरह से आप ज्ञानवर्धक चीज़ें प्राप्त कर सकें। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, मैं आपको पूरी तरह से दिखा रहा हूँ, हर चीज़ के लिए समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं वेबसाइट से ही देख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई समस्या हो आप इन वेबसाइटों का अध्ययन करिए। उसके अलावा मैं मतलब यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करिए, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। धन्यवाद।